हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको करने वाला हूं वन शॉर्ट डिवीजन। चैप्टर होगा हमारा रे ऑप्टिक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स या फिर न्यूमेरिकल्स में क्या आते हैं, एक पॉइंट करके बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जिन्होंने अगर चाहे तो हमारा अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स में इस बार आने के चांसेस है या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, वो पूछा जाएगा सबसे पहले आपके बारे में क्रिटिकल एंगल के बारे में कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, है ना। क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो कहते हैं कि व्हेन ए रे, है ना, जब एक लाइट कहां से कहां जाती है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, याद रखना, है ना। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल मध्यम में जाती है तो वो कहां जाती है, वो हमेशा जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वो अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है, मतलब वो अपने अविलंब से दूर झुक जाती है। और एक पर्टिकुलर एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाता है, 90 डिग्री। और उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 बन गया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ना। यानी एक निश्चित इंसिडेंट एंगल पर अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री का। और इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो देख सकते कैसे कि मान लो हमारा एक ये मैंने ड्रा कर दिया नॉर्मल, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो जा रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 90 डिग्री हो जाता है। और इस केस में अगर मान लो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और ऊपर वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/μ हो जाएगी। ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहली बात तो आपसे ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू में ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, दूसरा पूछा जाएगा कि बताओ क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है। तो क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना जाता है, 90 डिग्री, है ना। जब क्रिटिकल एंगल है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री, यानी अपवर्तन का कोण है 90 डिग्री। ये भी इस बार आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में कि बताओ क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। बात याद रहेगा, ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। बाकी डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन हो सकता है कि 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा चला जाए। ठीक है, तो बात में जाएगा क्या क्या, मैंने दो बात बता दी यहाँ पर। वो पॉइंट आपको याद रखना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट भी मैंने कहा है कि आपको याद रखना है। ठीक, बात करते हैं सेकंड पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। तो कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो ये भी सेम केस है कि जब एक लाइट कहां से जाए, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब एक लाइट जाती है सच दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अब जो आपकी लाइट है, यानी जो आपकी लाइट जा रही थी वो अब इस मीडियम को क्रॉस नहीं करेगा, क्या होगा, इस सरफेस पे वापस उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा, है ना। ऐसा कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, है ना। आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 3 मार्क्स में अगर आया तो आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, वर्टिकल क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायग्राम बना सकता है, उसकी कंडीशन लिखने पूछी जा सकती है। तो क्या बोलते हैं व्हेन ए लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसमें याद रखना लाइट कहां जानी चाहिए, हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जैसे हो गया ग्लास डेंसर और एयर हो गया रेयर, है ना। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो कहता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एंड एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस the refracted ray becomes 90 degree with the normal, है ना। और if the angle increases further the ray come back to the same medium, है ना। एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा, पहले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाएगा, जब क्या बन जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल। उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ाओगे, थोड़ा और इंक्रीज करोगे, है ना, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज फर्दर, क्रिटिकल एंगल से जैसे थोड़ा सा बढ़ा दोगे, लाइट क्या करेगी, लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम, जिधर से आई थी उधर ही वापस आ गई। यानी ये लाइट कहां से आई थी, ये लाइट आई थी आपकी ग्लास के अंदर से आई थी, ग्लास के अंदर से आई थी और ग्लास के अंदर ही वापस चली गई, मतलब ऊपर आपको लाइट दिखाई नहीं देगा। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, झुक जाती है, और कोण के एक विशेष मान पर आपतित किरण अविलंब से 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना। यानी जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगी वो 90 डिग्री बना लेगी, है ना। और उसके बाद यदि आपतन कोण बढ़ेगा, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लाइट उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिस माध्यम से वो
जा रही है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप से माना जाता है। और इसका पूछा जाए कि इसका कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कब होता है, जब एंगल इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है। पूछ लिया जाएगा, बताओ इस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में एंगल कितना है, तो ध्यान देना कि अगर रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है, ये हमारा है ना, मान लो अगर ये रे जा रही है ऐसे और वापस ऐसी आ गई, कितने एंगल पर, ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, तो पूछा है कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 2i का एंगल होता है। किसके बीच में, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 2i का रिफ्लेक्शन, 2i का डिफ्लेक्शन होता है आपका। ठीक है, याद रहेगा ये भी चीज बात है, ये कंडीशन याद रखना, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ इसकी कंडीशन पूछी जाएगी, वह 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, अब ये भी बता देना कि बताओ अगर जो देख रहे हो जल्दी कमेंट में बता दो कि बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से रियर में, मतलब सघन माध्यम से रियल माध्यम में। ठीक, बात करते हैं अगर हमारा अगला टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है ना, तो पहला बताऊंगा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना है। पहला क्वेश्चन तो ये है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, आने का चांस थोड़ा कम है ना, आ सकता है लेकिन इसका आने का चांस थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना, मान लो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ए से चल रहा है, ओ से चला, है ना, देखना हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स भी उनको हिंदी में ट्रांसलेट मिल जाएगा बाद में। तो अगर लाइट ऐसे जाती है तो ये क्या हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये क्या सरफेस है, कर्व सरफेस है ना, एक वक्र सरफेस है। तो क्या होगा, ये लाइट थोड़े अपने झुक जाएगी और लाइट कहां चली जाएगी, इसका इमेज कहां बनेगा, हमारा आई पर बन जाएगा इमेज, है ना, यहां पर बनेगा हमारा इमेज आई। अब कहता है कि हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, किस किस के बीच में, हमें यू के बीच में, वी के बीच में, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है म्यू, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, इसके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख लिया, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच एक्चुअल रे इंसिडेंट, लाइट जहां से जा रही है उसे उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो हमारा μ1 है। ठीक, μ2 क्या है, तो μ2 बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका, वो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव रे लाइन का, यानी जब ग्लास के अंदर जब चला जाएगा तब उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो हमारा म्यू है। वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई हमारा इमेज हो गया, पी को हमने बोल दिया पोल, देखना डायग्राम में ध्यान से, पी पोल हो गया, सी को मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर और पीसी को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस पे अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो अगर बात करें तो मैंने यहां पर एम पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक ड्रॉ किया नॉर्मल। ये नॉर्मल हमेशा कहां से क्रॉस करता है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, याद रखना। ठीक, तो ये θ1 हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, θ2 हो जाएगा नॉर्मल के साथ जो बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, θ1 θ2। तो पता है कि स्नेल्स लॉ यही होता है ना, मेन स्नेल्स लॉ यही है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और उधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, तो μ1 इंटू साइन θ1 इक्वल टू दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और दूसरे साइड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2, तो μ2 इंटू साइन θ2। ठीक, अगर एंगल बहुत कम हो तो हमें पता है जब एंगल काफी कम होता है ना, जब थीटा स्मॉल हो तो हम क्या लिखते हैं, आप सभी को पता होगा, जब थीटा स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा भी लिखते हैं। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखा है मैंने, θ1 लिख लिया, साइन θ2 की जगह क्या लिख दिया, θ2 लिख लिया। अब θ1 और θ1 को देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, अब देखो θ1 कैसे निकालना है मैंने, तो देखो θ1 ये मेरे पास बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल क्या बन गया, OMC, ध्यान देना OMC एक बन रहा है आपका यहाँ पर ट्राइंगल। ठीक है, क्या बन रहा है, OMC आपका बन रहा है एक ट्राइंगल, अब देखना अच्छे से यहाँ पर, तो एक ट्राइंगल बन गया आपका OMC। ठीक, OMC अगर आपने पढ़ा है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा कि ये अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो इस θ1 के बराबर होगा। हाँ, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय ज्योमेट्री से। तो θ1 के लिए किसकी हो जाएगी, ये θ1 की वैल्यू अल्फा और बीटा के सम की इक्वल हो गई। उसी प्रकार ये जो बीटा बना है, इस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये θ2 और गामा, है ना, ट्राइंगल MCI में, है ना, MCI में, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल कौन है, अंदर वाला एंगल ट्राइंगल के θ2 और गामा है, बाहर वाला ट्राइंगल कौन बन गया, बाहर वाला एंगल बन गया बीटा। तो θ2 और गामा की वैल्यू बीटा की इक्वल होगी। तो बीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, बीटा की वैल्यू हमने लिखा है, बीटा कर लेते हैं, तो बीटा की वैल्यू हो गई θ2 प्लस गामा, बात आ गया। अब इस इक्वेशन को लेकर हम आगे चलते हैं ना,
इसी क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे, इसी को हम आगे प्रूव करेंगे। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू थीटा 2 प्लस गामा। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या लिखा मैंने, थीटा 1 की जगह क्या लिख लिया, हमें हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, हमारे पास जो इक्वेशन आया था उसकी वैल्यू कितनी थी, वो था μ1 इंटू थीटा 1 इक्वल टू क्या था, μ2 इंटू, देखो पीछे क्या था, μ2 इंटू थीटा 2 था। ठीक है, तो μ2 इंटू क्या लिख लिया मैंने, थीटा 2 लिख लिया। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई थी, पीछे देख लेना, अल्फा प्लस बीटा थी, और μ2 की वैल्यू कितनी थी, बीटा माइनस गामा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर बीटा की वैल्यू गामा प्लस थीटा 2 था, तो थीटा 2 के लिए बीटा माइनस गामा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको हमने ब्रेक कर दिया है, खोल दिया, तो μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। अब क्या करते हैं, बीटा वेक्टर को एक साइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से सिंपल से क्या करना है, इस ये जो माइनस टर्म है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये इधर प्लस में था, ये इधर आ जाके क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू μ2, यहां से बीटा बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, ना मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पर बीटा बीटा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, तो क्या बच जाएगा, μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। ठीक, अब बात करते हैं बाय कुछ ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो अब डायग्राम देखना एक बार जाके, है ना, डायग्राम में देखना कि डायग्राम में जो अल्फा की वैल्यू pm बाई पीओ होगी, μ2 की वैल्यू pm बाई pi होगी, है ना। डायग्राम को एक बार फिर से देख लेना बना के, तो आपको बात समझ आएगी, है ना। देखो कैसे डायग्राम में अभी आपको मैं दिखाता हूं। चलो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम जाकर देख लेना ना, कि ये अल्फा की वैल्यू पीछे से ना pm बाई पीओ होगी, है ना। वीडियो को एक बार देखना कि अल्फा की वैल्यू pm बाई पीओ होगी, एक ट्राइंगल के थ्रू, ये सब हम ट्रायंगल्स लिख रहे हैं, और गामा की वैल्यू क्या होती है, pm बाई pi, है ना। ये कैसे लिखते हैं, देखो अल्फा अगर छोटा है तो अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, गामा को tan गामा लिख सकते हैं, और बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक, तो परपेंडिकुलर सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, और परपेंडिकुलर सबकी pm क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बन जाएगा, μ1 अपॉन pm बाई माइनस यू, है ना। जो अगर साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है तो पीयू की हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा हमारा माइनस यू बन जाएगा, पीआई बन जाएगा हमारा इमेज का डिस्टेंस बन जाएगा, आर बन जाएगा पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देख लेना डायग्राम में वहां पर बना हुआ था। ठीक, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से मैंने क्या किया था, पीएम सब कैंसिल कर लिया था, तो पीएम का टर्म रहेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, और यही आपका है एंगल थ्रू ए रिफ्रैक्टिव, है ना, एक कर्व सरफेस के थ्रू ये एंगल, ये आपको हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको दिखाया था वो चीज, थोड़ा ध्यान देख लेते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही सब कुछ सेम है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि वो मैंने कहां कहां पर लिया था। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, pm बाई पीओ, है ना। tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, tan अल्फा की वैल्यू होगी ना, ये अगर अल्फा है तो tan अल्फा की वैल्यू होती है pm यानी mp बाई ओपी। ठीक, tan बीटा की वैल्यू होगी pm बाई pc। ठीक, और tan गामा की वैल्यू होगी pm बाई pi, है ना। वही मैंने पीछे सब कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो वहां पर अल्फा लिखा था pm बाई पीओ, गामा के लिए pm बाई pi, और बीटा के लिए pm बाई pc, है ना, वहीं से लिखा था सारा। तो बात समझ आ जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायग्राम को कॉपी में पहले बना लेना, आपकी कॉपी में पहले से डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप सीधा डेरिवेशन को देखते चले जाओ, डेरिवेशन आपको समझ आ जाएगा कि डेरिवेशन में ऐसा कुछ खास बात नहीं है, है ना। डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी है, ज्योमेट्री मैंने बता दिया है कैसे आपको लिखना है। ये यही क्वेश्चन रहा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है तो ये देख लो, है ना। जो मैंने वहां पर बात बताई थी वही से ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने बात वहां समझाई थी वही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, यू क्या था, यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां था, पोल से, यू डिस्टेंस पर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस को बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर हो जाएगा, पोल से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग यू बोलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ को आती होगी, है ना। लास्ट टाइम पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये बातें आपको सबको पता होनी चाहिए पहले अच्छे तरीके से ना, कौन वी है, कौन यू है, कौन आर है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस। बात समझ आ गया। और इसका जो मैंने प्रूफ कराया वही प्रूफ, पूरा का पूरा प्रूफ आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, और आपका ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, 3-4 साल पहले पूछा गया था, आपको अभी देखने को नहीं मिला है, तो इंपॉर्टेंट है कि इस बात से ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बता दिया किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है।
जब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसको हम पढ़ते हैं, बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस, यानी इसको बोलते हैं लेंस की शक्ति, है ना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा सकता है ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, है ना। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है ये बता दो, और पावर ऑफ लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस की क्या होती है ना। पावर ऑफ लेंस तो क्या बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, तो हम इसको डिफाइन कैसे कैसे करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसका 1/f कर दो, है ना। यानी 1/4 फोकल लेंथ कर दो तो वही क्या बन जाएगी, उस चीज की पावर बन जाएगी, है ना। और इसको डिनोट किसे करते हैं, इस चीज को डिनोट करते हैं पी से, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि बताओ कि पावर ऑफ लेंस में पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर यूनिट क्या होता है, यहाँ पर डायोप्टर होता है। ये आपका 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना, गलती मत कर जाना, ठीक। तो क्या बोलते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को पी के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसकी इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है ना। यानी पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, तो भूलना नहीं है, साथ सही करना है। बात समझ आ गया। पूरा पूछा जाएगा तो व्हाट इज पावर लेंस, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में लिखते हैं पी इक्वल टू 1/f। याद रखना कि जब भी आप पावर ऑफ लेंस यूज करोगे तो एफ की वैल्यू इन मीटर होनी चाहिए ना। जब भी आपको लोगे तो आप एफ की वैल्यू को हमेशा मीटर में लिखोगे, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक। दूसरी बात आते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की पावर लेंथ की पावर क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। क्या रह जाता है, यानी उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है। और एक कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी जो लोग ऐसे, आप बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद चश्मा लगाया होगा, है ना, उनको पता होगा शायद 0.5 या -0.5 आपने आप अपने यूज किया होगा, आपने अपने जब आप ग्लास यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा लेंस यूज करो। यानी अगर आपके पावर, यानी आपके चश्मे का पावर -5 डायोप्टर है, -5 है, मतलब कि आप कौन सा लेंस लगाए हैं उसमें, आप कॉनकेव लेंस लगाए हैं। लेकिन अगर आपका वैल्यू अगर +5 डायोप्टर है या +0.5 डायोप्टर है, अगर पॉइंट 0.5 है प्लस में, तो समझ लो आपके पास कौन सा लेंस लगाया आपने, आपने कॉन्वेक्स लेंस, मतलब आपने उत्तल लेंस लगाया हुआ। बात समझ आती है कि याद रहेगा, गलती मत करना। जब आएंगे हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल कर लो, यहाँ से जल्दी से कराते हैं, है ना। ध्यान देना, गलती मत करना। कह रहा है एक कॉन्वेक्स, है ना, एक क्वेश्चन याद रखना कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी एक उत्तल लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी पावर कितनी होगी, है ना। मुझे कह रहा है इसकी, बताओ इसकी पावर कितनी होगी, पावर मुझे कैलकुलेट करना है कितनी होगी, ध्यान से करना अच्छे से। तो मैंने बताया था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक। याद रखना जहां पर हम f लिखते हैं क्या होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर फोकल लेंथ में की मैंने सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई कुछ नहीं करना है ना, 1/20 लिख दिया, 20 सेंटीमीटर में, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मीटर में हो गया। कितना आ जाएगा, कैंसल आउट करोगे 5 टाइम्स पर कितना आ जाएगा, +5 डायोप्टर, है ना। और यूनिट डी दिखना मत भूलना, कितना हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा। बात समझ आ गया, ऐसा छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो गलती नहीं करोगे। आते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा या 3 मार्क्स में। मोस्टली चांस है ये कास्ट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल जाए, है ना। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन जो होगा ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत खास है नहीं। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए टू लेंस इन कांटेक्ट, है ना, जब कांटेक्ट रखेंगे। हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स के भी है, बाद में बता देंगे अगले स्लाइड में, है ना। पहले इंग्लिश पे थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या लिखा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर, ठीक। कह रहा है यहाँ पर मैंने 2 लेंस लगा दिया, एक लेंस ए हो गया, एक लेंस बी हो गया, दोनों को आपस में मैंने कॉन्टेक्ट में रखा है, ठीक। कह रहा है कि अगर हम ओ पे एक ऑब्जेक्ट रखें तो ओ से एक रे जाएगी, ठीक। वो पहले ए से क्रॉस करेगी, ठीक। ए से क्रॉस करने पर क्या जाएगी, वो आई पर जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी, I1 पर जाएगी, पहले उसका I1 इमेज बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये जो I1 इमेज है वही क्या करेगा, वो अब सेकंड लेंस पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फाइनल हमें आई पे मिल जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट ओ का फाइनल इमेज कहाँ मिलेगा, हमें आई पर। क्योंकि यहाँ पर 2 लेंस है तो हमें 2 बार लेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2, है ना। दो मेरे पास दो क्या है, मेरे पास 2 लेंस है, ठीक है। दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, F1 एंड F2 है, और इन कॉन्टेक्ट विच इधर दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। कौन कौन से, लेंस ए और लेंस बी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ, है ना। पॉइंट ओ पर हम कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द लेंस ए, है ना। वो लेंस ए से कितनी दूरी पर है, लेंस ए से वो यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है, समझ आ गया। कह रहा है ए लेंस ए क्रिएट ए इमेज I1 एट ए डिस्टेंस V1 फ्रॉम द पॉइंट P। मैंने कहा ये जो पहला लेंस ए हो गया हमारे लिए, ये पहला लेंस क्या कर रहा है, ये पहला लेंस क्या करेगा,
इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। कहाँ इमेज बनाता है? ये पहला लेंस इमेज बनाता है कहाँ पर? I1 पर। बात समझ आ गया? जो कि लेंस से कितनी दूरी पर है? जो कि लेंस से V1 डिस्टेंस पर है नीचे। ठीक है, ये V1 डिस्टेंस पर क्या हो गया? हमारा I1 इमेज बन गया। अब नाउ, अब ये जो I1 इमेज बना है, कौन बनाया है? जो लेंस ए बनाया है। तो लेंस ए के द्वारा बनाया गया इमेज I1 अब काम करेगा एक ऑब्जेक्ट के जैसा, एक वस्तु के जैसा, किसके लिए? लेंस बी के लिए। नाउ दैट मीन्स, नाउ ऑब्जेक्ट है ना, नाउ I1 एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, है ना। अब वो क्या करेगा? जो I1 इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा लेंस बी के लिए। अब लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट हो गया तो लेंस बी क्या इमेज, तो लेंस बी भी इमेज बनाएगा। तो विच प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज एट आई एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पॉइंट पी। यानी अब ये बी लेंस क्या करेगा? उस I1 ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? एक इमेज बनाएगा। कहां पर बनाएगा? आई पर बनाएगा, जो कि कितने डिस्टेंस पर है? जो कि वी डिस्टेंस पर है। बात समझ आ गया? डायग्राम बनाना, डायग्राम में भूलना मत। डायग्राम में तो 3 मार्क्स में तो 1 मार्क्स आपका डायग्राम पर रहेगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको 1 मार्क्स मेरे हाथ से मिल जाते हैं। बात आती है इसको लिखेंगे कैसे। तो कहते हैं हमें पहला पता है लेंस का फॉर्मूला पता है ना। लेंस का फॉर्मूला क्या पता है? हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, ये लेंस फॉर्मूला है ना। ये क्या फॉर्मूला? हमारा लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं ना, फॉर द इमेज फॉर्म बाय लेंस ए। फर्स्ट लेंस एक इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना था? V1 हो गया, है ना। पहले लेंस ए के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है? V1 हो गया। ऑब्जेक्ट U है और इसकी फोकल लेंथ f1 है, ये हमने लिख लिया। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लेते हैं 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक, अब कह रहा नाउ द फॉर द इमेज फॉर्म बाय द सेकंड लेंस बी। अब बी भी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो बी का इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? तो वो हमें पता चल गया था v डिस्टेंस पे बन रहा है। अच्छा, इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए u हो जाएगी जो पहले ए के लिए v का वैल्यू थी, है ना। तो पहले लेंस ए के लिए v यानी इमेज का डिस्टेंस कितना था? V1 था। यही V1 क्या बन जाएगा? अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, वो हमारा V1 बन जाएगा, u की जगह आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी लेंस हम लगाया, मैंने इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आ गई? अब क्या करते हैं, नाउ नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड कर दोगे। जैसे ऐड करोगे ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब चलते हैं यहाँ से, है ना। नाउ अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ द टू लेंस सिस्टम इज रिगार्डेड एज ए इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, देन वी हैव, है ना। अगर हम मानते हैं कि मुझे एक ऐसा लेंस बनाना है ना, जिसकी पावर उतनी हो, है ना। मुझे इन दो लेंस को हटाकर एक सिंगल लेंस बनाना है सच दैट उसकी पावर इतनी ही हो जितनी उन दोनों लेंस की मिलाकर होती। ठीक, तो हम जो अब इसके लिए जो हम नया एक लेंस बना लेंगे, उसकी उसकी पावर क्या होगी? इक्वल हो जाएगी इन दोनों लेंस के पावर के सम के इक्वल। ठीक, अब वो जो लेंस बनेगा उस लेंस की भी अपनी कुछ फोकल लेंथ होगी। लेट सपोज कर लेते उसकी फोकल लेंथ कितनी है? f है। ठीक, तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी हम चाहते हैं कि इसके जगह हम एक ऐसा लेंस बना ले इन दोनों का इक्विवेलेंट कि जाके एक ऑब्जेक्ट ओ का जो कि u डिस्टेंस पर रखा है उसका इमेज कहाँ बन जाए? v पर बन जाए। कितने डिस्टेंस बन जाए? v पर उसका इमेज बन जाए। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी फोकल लेंथ मान लो अगर f है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो जाता है, इसमें लिख लो इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो अब इक्वेशन नंबर 3 लिख लो और इक्वेशन नंबर से 4 लिख लो। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से देखो क्या हो जाएगा, वन दोनों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, 1/b माइनस 1/u दोनों में इक्वल है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1/f की वैल्यू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कांटेक्ट, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, अच्छे से बात रखना। अब देखो एक चीज बात है यहाँ से, ये भी मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ अच्छी बात। अभी मैंने कुछ देर पहले आया था पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो पावर 1/f को लिख सकते हैं p इक्वल टू 1/f1 को लिख सकते हैं p1 प्लस 1/f2 लिख सकते हैं p2। अभी मैंने यही कहा था, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इन दो लेंस को हटाकर एक ऐसा लेंस बना लो जिनकी शक्ति, जिसकी पावर नए लेंस की पावर उतनी होनी चाहिए जितनी दो लेंस की पावर को मिलाकर होनी थी। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अगर पावर पूछा जाए तो पावर कितना का? पावर सिंपली पी की वैल्यू p1 प्लस p2 हो जाएगी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को बड़ा अच्छा से इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज ले आऊंगा जिसमें आपको पूरा मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, अच्छे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम चीज मैंने बताया था जो हिंदी में सिंपल है वो भी चाहो तो यहाँ से देख लेना। मैंने वही चीज लिखी है, पूरी सेम सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा। कि दो लेंस है ए और बी जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। माना कि एक पहले लेंस ए से यू
की दूरी पर एक बिंदु O रखा गया है और ये A1 से है ना, और ये जो लेंस A है वो बिंदु P से V1 की दूरी पर I1 की एक छवि बनाता है, एक प्रतिबिंब बनाता है। अब I1 लेंस क्या करेगा, अब I1 जो है वो लेंस B के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा और जो I पर अंतिम छवि बिंदु यानी अंतिम प्रतिबिंब P से V दूरी पर बनाएगा। ठीक, बात समझ आ गई यहाँ पर, वही चीज मैंने यहाँ बताया। तो फिर मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं कि 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F हो जाएगा पहले लेंस A के लिए, दूसरे लेंस B के लिए क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/V1 इक्वल टू 1/F2। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐड करने पर हमें यहाँ से ऐसे चलना है ना, ये मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक, अब मैंने कहा कि बताओ इन दोनों को लेंस को हटाओ और एक सिंगल लेंस बना लो। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाए, F हो जाए। तो हमें पता है कि उसकी अब उस अगर जिसकी फोकल लेंथ F हो जो U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का इमेज I V डिस्टेंस पर बनाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/B माइनस 1/E इक्वल टू 1/F, यानी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 से लिख सकते हो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। दिस इंप्लाइज अगर आपसे पावर पूछा जाए तो मैंने कहा था पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा, प्रूफ करने आएगा। छोटा सा प्रूफ है, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायग्राम बना के आना, डायग्राम से सीधा 1 मार्क्स मिल जाता है। बात समझ आ गई। अब करते हैं इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार मैं करता हूँ श्योर शॉर्ट है। ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसको लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको कोई छोड़कर मत जाना, ये 5 मार्क्स आएगा और इस बार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको एकदम अच्छे तरीके से समझ लो, समझ जिनको समझ आया अच्छी बात है, नहीं समझ आया वो समझ लेना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश वाले में इस पर लिखा रहेगा, बाद में हिंदी मीडियम क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। तो कह रहा है ये मेरे पास एक लेंस रखा है ना, अब देखो लेंस कैसे कैसे रखा है ना, पहली बार डायग्राम याद रखना। कह रहा है कि एक लेंस रखा है जिसके एक फेस इस वाले फेस का है ना, इस वाले फेस का फोकल लेंथ कितना है, जो का जो रेडियस कर्वेचर वो R1 है। ठीक है, कितना हो गया R1। ठीक है, दिख रहा है कितना हो जाएगा ये R1। दूसरा फेस लेते हैं एक हम, बैक वाला फेस, दूसरा फेस ये हो जाएगा लेंस का। ठीक, इस फोकल लेंस का जो रेडियस कितना होगा, वो रेडियस कर्वेचर वो R2 है, वो इधर लिखा गया, ये लिखा मैंने R2 लिख लिया। ठीक, ध्यान देना। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, अगर ऑब्जेक्ट ये ओ रखा है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से हो जाएगा, यू से ये डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक, फिर कह रहा हूं कि ये जो पहला सरफेस है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट रहेगा कौन सा ओ, इसका इमेज कहां बनेगा, पहला इसका इमेज बनेगा कहां पर, पहला इसका इमेज बनता है हमारा I1 पर। ठीक, अब ये I1 क्या करेगा, ये I1 वर्क करेगा कैसा, एज ए ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ये फेज 2 के लिए। और इस I1 जो ऑब्जेक्ट बन चुका है दूसरे फेज बी के लिए, वो क्या वर्क करेगा, अब वर्क करेगा एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और इस I1 का इमेज कहाँ बनेगा, फाइनल आई पर बन जाएगा हमारा। बात समझ आ गया, एकदम सेम टू सेम देखोगे कि जो पहले जैसा फॉर्मूला ही कुछ कुछ देखने को आपको लगेगा कि कुछ सर फॉर्मूला तो वैसा ही लग रहा है, जो वी यू वी मैंने सब लिखा था सब कुछ तो ऐसे ही देखने में लग रहा है। हाँ, देखने में सब कुछ सेम लग रहा है, बस बीच में क्या है, मैंने क्या बताया था कि दो लेंस का हम एक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। समझो ये दो लेंस का इक्विवेलेंट लेंस बन चुका है। ठीक, बाहर वाले का मैंने म्यू एम लिखा है, म्यू एम क्या है, बाहर वाले का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू एम। म्यू एल जो मैंने लिखा है, म्यू एल क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ लेंस हो जाएगा। क्या रखना ना, तो रखना कि इधर और इधर का मीडियम सेम होना चाहिए। तो मैंने म्यू एम क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम, और बीच में लिखा है म्यू एल मतलब रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ लेंस। बात समझ आ गया। अब बात करते आते हैं, समझते हैं क्या करना है। तो कह रहा है लिखा इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट लेंस एज ए ऑब्जेक्ट, है ना, वर्क एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। हमें पता है कि जो पहले सरफेस के लिए वर्क का जो इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हम पहले बात करते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस का फॉर्मूला हमें पता है। कर्व सरफेस का फॉर्मूला जो मैंने बताया होगा वहां पर, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता था। हमने रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस में फॉर्मूला ये पढ़ा था। तो ये वो फॉर्मूला है ना, ये वो फॉर्मूला, अभी इसी का हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं। अब यूज करते कैसे, तो हम पहले बात करते हैं कौन से सरफेस के लिए, हम पहले सरफेस बात करते हैं, हम सरफेस ए के लिए बात करते हैं ना, सरफेस ए के लिए। तो देखो सरफेस ए के लिए क्या हो जाएगा, म्यू टू कितना हो जाएगा, म्यू टू बन जाएगा म्यू एल, क्योंकि ये लाइट कहाँ जा रही है, पहले म्यू एम से म्यू एल जा रही है, तो म्यू टू क्या बन जाएगा म्यू एल। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, V1 डिस्टेंस पे बन रहा है ना, I1 डिस्टेंस, जो I1 इमेज बन रहा है कितने डिस्टेंस बन रहा है, वो I1 डिस्टेंस, जो I1 इमेज बन रहा है वो V1 डिस्टेंस से बन रहा है। तो लिखोगे म्यू एल बाई वी माइनस म्यू एम। लाइट कहाँ से जा रही थी, एयर से, है ना, यहाँ मान लो एयर होगा तो यहाँ पर मीडियम कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ का म्यू एम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू एम डिवाइड बाई यू। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा था, यू डिस्टेंस पर रखा था ये ऑब्जेक्ट की ओ।
इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन, क्योंकि हम किस सरफेस ले रहे हैं, हम सरफेस ले रहे हैं ये रेड वाला सरफेस है ना, तो इस रेड वाले सरफेस का रेडियस कर्वेचर कितना है, ये आर वन है, तो ये आर वन। ठीक, क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों मैंने लिखा, क्योंकि म्यू टू की वैल्यू यहाँ म्यू एल है और म्यू वन की वैल्यू म्यू एम है ना, पुट कर दिया यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सरफेस बी की बात करते हैं ना। अब मैंने कहा था सरफेस बी क्लियर रखना, अब सरफेस बी में उल्टा चलेगा है ना। सरफेस बी में क्या होगा कि अब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आई वन पर। ठीक, तो इसको लिखोगे म्यू एम बाई वी है ना। अब हमें ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, अब लेंस देखो, पहले लाइट देखो ध्यान से देखना लाइट कितनी जा रही है, पहले ए सरफेस क्या होगा, लाइट जाएगा मीडियम से लेंस के अंदर। ठीक है, ये पहले सरफेस लग जाएगा। जब दूसरे फेस की बात करोगे, इस ब्लू वाले सरफेस की बात करोगे, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट लेंस के अंदर से बाहर आ रही है ना। तो अब दूसरे केस में हमारा म्यू वन की वैल्यू म्यू एल हो जाएगी और म्यू टू की वैल्यू एम हो जाएगी, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, म्यू एल मतलब लेंस से आ रही है बाहर। तो अब हमारे लिए म्यू वन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एल और म्यू टू की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम। ठीक है, बस इसी चीज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो फिर से वही जो मैंने लेंस फॉर्मूला बताया था ऊपर है ना, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला था, तो म्यू टू की जगह लिख लोगे म्यू एम, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, वी पर, माइनस म्यू वन बन जाएगा लेंस, क्योंकि लेंस लाइट कहाँ से आ रही है, सेकंड सरफेस के लिए लेंस से आ रही है, डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो मैंने कहा था जो पहला बना रहा था इमेज, जो पहला सरफेस बना रहा था इमेज का डिस्टेंस था, वही अब दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन जाएगा, वी वन बन जाएगा। ठीक, फिर से वही क्या करते हैं, यहाँ पे वही लिख लिया हमने म्यू एम माइनस म्यू एल डिवाइड बाई आर टू। क्या करते हैं, यहाँ से मैंने इन दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, आई साइन मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन। तो जैसे ही माइनस साइन मैंने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर टू। ठीक, अब देखो फिर समय लिख दिया कि अब यहाँ पर हमारा म्यू टू बन जाएगा म्यू एम, म्यू एल बन जाएगा म्यू वन, जो वो बन जाएगा म्यू एल है ना। और हम क्या करेंगे, अभी कुछ चीजों को हम यहाँ पर और पुट करने वाले, अभी बाद में पुट करते हैं है ना, इसको ही मत लिखना, इस चीज को अभी स्किप करो है ना, ये बाद में लिखाते हैं पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में। ठीक है, बात समझ आ गया। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं है ना। नंबर आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल ऐड कर लेना, ध्यान से कर लेना अपने से है ना, बाकी कैंसिल खुद से ट्राई करना। तो जैसे ऐड करोगे देखोगे इसमें दो का टर्म है जो कैंसिल आउट होने वाला है। कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, एक ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू। ठीक है, क्या बन जाएगा, म्यू एम वाई बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू। ठीक, और इधर आप सॉल्व करोगे तो इधर आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम, और ये बन जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब यहां से के बाद क्या चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ के बाद हम आगे आते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मैंने म्यू एम कॉमन ले लिया, तो म्यू एम जैसे आप कॉमन लोगे म्यू एम, तो क्या बन जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम। ठीक, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस म्यू एम को ले गया दूसरी साइड और उसको डिवाइड कर लिया, होल डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये स्टेप में देखो, अगला स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया म्यू एम से। ठीक, तो हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इक्वल टू, यानी अब इस पे क्या लगता है, अब मैंने इस चीज को पूरा सॉल्व किया, देखो किस चीज को सॉल्व किया, ध्यान देखना, इस चीज को पूरा सॉल्व किया तो लिखेंगे म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, और म्यू का फिर मैंने यहाँ पर म्यू लिख लिया है ना। अब जो म्यू एल बाई म्यू एम है उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, उसको मैंने एज्यूम कर लिया है म्यू ई, म्यू इसको मैंने एज्यूम कर लिया, क्या म्यू एल बाई म्यू एम को मैंने लिख लिया म्यू। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब बात करते हैं नाउ, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, इन्फिनिटी पे रहे। ठीक, तो इमेज क्या बनता है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज क्या बनता है, हमेशा फोकस पे। तो अगर u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है ना, u की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो v कितना आ जाएगा, इमेज क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस हमेशा फोकस पे बनेगा, मतलब फोकल लेंथ पर बन जाएगी v की वैल्यू। तो क्या करना है, बस यहाँ पर मैंने 1/v की जगह क्या लिख लेंगे, 1/f, और है ना क्या करना है, यहाँ पर देखो 1/v की जगह लिख लेंगे 1/f और माइनस 1/u, यानी 1/infinity हो जाएगा जीरो, सेकंड टर्म जीरो, तो बन जाएगा ओनली 1/f। तो लिख सकते हैं यानी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये पूरा का पूरा प्रूफ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, तो भूलना मत है ना, लिख के आना है, गलती मत कर देना कभी लेंस मेकर फॉर्मूला में। ठीक है, बात याद रहेगा, अच्छे से करना, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे, सिर्फ प्रूफ ही पूछा जाता है, एटलीस्ट स्टेट बोर्ड में सिर्फ प्रूफ ही पूछा जाता है।
याद रहेगा, यही आपका लास्ट इक्वेशन बन जाएगा जो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, याद रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के लिए, देखो उनके लिए भी सेम टू सेम मैंने जो वहां बताया है एकदम सेम टू सेम समझ लेना, डायग्राम से लेकर, है ना, उसका प्रूफ वगैरह सब कुछ कॉपीड है, एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं एक से समझ लो, वहां समझ लेना, डायग्राम बना लेना। फिर मैंने वही लिखा है कि प्रथम सतह से निर्मित प्रतिबिंब दूसरी सतह के लिए एक बिंब की भांति व्यवहार करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की जैसा बिहेव करता है। हमें पता है लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर सकते फॉर्मूला होता है म्यू टू माइनस वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो पहले सतह से हमने लिख लेंगे इसकी जगह, है ना, तो पहले सतह के लिए हमने क्या हो जाएगा, म्यू टू की जगह म्यू एल हो जाएगा, म्यू वन की जगह म्यू एम हो गया, मैंने यहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरी सतह बी के लिए बात करेंगे तो दूसरी सतह बी के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अब वहां पर म्यू टू बन जाएगा हमारा म्यू एम, और म्यू वन म्यू एम बन जाएगा, और म्यू एल बन जाएगा म्यू एल। ठीक, और बस इतना ही, और यहाँ पर ठीक। फिर हम क्या कहते हैं, दो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर हम टू को ऐड कर लेते हैं ना। कैसे ऐड किया मैंने बताया था अभी पहले कुछ देर पहले, कैसे हमने माइनस एंड कॉमन लेकर दोनों को ऐड किया था। तो ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मैंने कहा था यहाँ से आपका बच जाएगा म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू इक्वल टू बन जाएगा हमारा म्यू एल माइनस म्यू एम, है ना, इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर आओगे, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, देखते चले जाओ, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आपका जो आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं ये आपका। आप पूरा का पूरा प्रूफ आएगा, एकदम ध्यान से दो तीन बार प्रैक्टिस करना है ना, घर पे जाके, अभी घर पे ही हो तो क्या करो, दो तीन बार इसको रिटन प्रैक्टिस, एक बार पहले देखो समझो, खुद से लिखो, नहीं होगा, है ना, पहले खुद से लिखो, नहीं होगा उसको फिर से क्या करो, फिर से पढ़ो कि आप कहाँ फंस रहे हो, है ना, कहाँ फंस रहे हो, लिखो, फिर से ध्यान दो, और फिर से एक बार पूरा डेरिवेशन करो। दो तीन बार करोगे आपको डेरिवेशन पूरा डेरिवेशन समझ आ जाएगा ना। लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस करना है, कहानी की जैसे सुन मत लेना, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, याद रहेगा ना। जो बोल रहा हूँ, कहानी की जैसा सुनना मत, कहानी जैसे सुनोगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा। रिटर्न लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बात करते हैं, अब हमारा आता है प्रिंस फॉर्मूला। प्रिंस फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, इस बार के आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है, लेकिन याद रखना कि ये लास्ट ईयर 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साल आने के चांसेस कम है। जैक बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ चुका है लास्ट ईयर 2022 में, ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मैंने पहले बताया है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो जाकर देख लो। मैं सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक लाइट आती है जो पीक्यू लाइट है, वो इस ले बीम के अंदर जाएगी, ऐसे थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगी और फाइनली वो आर एस से बाहर आ जाएगी। तो पूछा जाता है बताओ कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, मतलब जो रे ऐसे जा रही थी सीधा, है ना, वो अब ऐसे मुड़ चुकी है, तो या इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर सब कुछ बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पी क्यू हमारा एक इंसिडेंट रे है ना, लिखना जरूर से, पी क्यू हमारा इंसिडेंट रे है, क्यू आर हमारा, है ना, क्यू से लेकर आर तक अंदर में, क्यू से लेकर आर तक हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है, और आर से एस क्या हो जाएगा हमारा इमर्जेंट रे। एक को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ऊपर वाले एंगल को ना एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑन फेस ए बी, आई आई टू को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल एट फेस ए सी, है ना। तो आई वन आई टू है, दिख रहा हो कहाँ पर है, ये आई वन हो गया, ये हमारा आई टू हो गया। तो आई वन को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल एट फेस ए बी का, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये आई टू क्या बन जाएगा, आई टू बन जाएगा इमर्जेंट एंगल एट फेस ए सी। आर वन और आर टू को बोलेंगे, आर वन होता है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल फोर फेस ए बी के लिए, क्या बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, और ये जो आर टू बन जाएगा वो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा इसके लिए, फेस ए सी के लिए। ठीक है, तो बात समझ आ गई, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना। हिंदी मीडियम से दो दो मिनट वेट करो, उनके लिए भी सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो कहते हैं कि टोटल जो डेविएशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले बता दे रहा हूँ, लिख लो जल्दी से। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड पूछ चुका है 2022 में, इस बार के मॉडल पेपर में दिया है, लेकिन आने के चांसेस कम है, इस बार लेंस फॉर्मूला आएगा, कंफर्म लिख लेना अच्छे से। ठीक, और फिर आके इस वीडियो में जरूर कमेंट करना अगर एग्जाम में आ जाए लेंस मेकर फॉर्मूला तो, हाँ सर आया था। टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इक्वल का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक, और आर वन और आर टू के लिए किसकी इक्वल होती है, ए की इक्वल होती है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक,
तो कहता है कि अब हमने R1 प्लस R2 जो क्या लिख लिया, ए लिख लिया, तो बन जाएगा डेल्टा की लिखी हो जाएगी I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक। कहता है एट मिनिमम डेविएशन, याद रखना कब की बात करेंगे, हम बात करेंगे एट मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, कब? एट मिनिमम डेविएशन, जब डेविएशन कम से कम हो, है ना, तो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू वो डेल्टा एम हो जाएगी। ठीक। I1 I2 वो इक्वल हो जाएगा और लेट सपोज वो आई के इक्वल हो गया। ठीक। और तो इस प्रकार हमारा जो डेल्टा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा का हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। दिस इंप्लाइज डेल्टा एम। अब डेल्टा का जगह क्या लिख लिया, डेल्टा एम लिख लिया। I1 प्लस I2 को दूर मैंने आई लिख लिया, तो I प्लस I2 आई हो जाएगा और माइनस ए। और यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई का फॉर्मूला जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ठीक। और दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेम होती है आर के इक्वल। तो जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा था R1 प्लस R2 की वैल्यू ए थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला बन जाएगा ए बाई टू, है ना, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बाई टू। याद रखना कितना हो गया आर की वैल्यू, ए बाई टू। अब क्या करो, हमें क्या पता है ना, अभी रखना कि फ्रॉम द स्नेल्स लॉ एट द रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस ए बी सरफेस के लिए ना, जो पहला फेस बनता है ए बी। ठीक। तो ए बी सरफेस के लिए आता है कि ए बी सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई का फॉर्मूला, आई का की वैल्यू कहाँ से निकालो, तो देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो आई की जगह क्या लिखा मैंने, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। और जहां पर आर लिखा था एक वहां से क्या लिख लिया, ए बाई टू। क्या बन जाएगा, यही हमारा, है ना, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, यही हमारा फॉर्मूला बन गया प्रिज्म का फॉर्मूला है ना। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और साइन ए बाई टू। दूसरा पॉइंट याद रखना, इस पर ग्राफ आता है, ग्राफ याद रखोगे, ग्राफ की वैल्यू की बताती है कि मिनिमम डेविएशन कब होता है। तो याद रखना कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब I1 और I2 की वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू जब सेम होती है, तो आपका क्या बनता है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है। दूसरी बात, ये ग्राफ आपसे एग्जाम के एमसीक्यू में पूछा सकता है, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। कम से कम ग्राफ तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा सकता है ना, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। 1 मार्क्स में ये आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। ठीक। और एक बार और याद रखना कि जब मिनिमम डेविएशन होता है, याद रखना, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा, है ना, जब भी मिनिमम डेविएशन होता है, तो लाइट जो इसके अंदर ट्रैवल करती है ना, जो मैंने क्यू आर लिखा था, रे, क्यू आर रे, वो क्या होती है, वो इसके पैरेलल होती है, यानी फेस बीसी के पैरेलल हो जाती है अगर मिनिमम डेविएशन होगा। किसके लिए, अगर आइसोसेलेस या इक्विलैटरल प्रिज्म है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, एक समान हो, इस टाइप की अगर लेंस है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो क्यू आर है ना, जो रे क्यू आर है, वो हमेशा इस फेस बीसी के पैरेलल हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक। ये इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है ना, इसको बस कंसेप्ट याद रखना, सिर्फ इस चीज को लिखना मत, इस चीज को सिर्फ याद रखना है, याद रखना है, लिखना नहीं है इसको। ठीक है, प्रूफ आएगा तो प्रूफ में पॉइंट को मत लिखना। बात समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रिज्म सूत्र में, बात करते हैं जो हिंदी मिशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वही बात करता हूँ कि पी क्यू एक रे है जो इंसिडेंट हो रही है किस सरफेस पे, ए बी वाले सरफेस के लिए। नहीं, ये हमारा ए बी सरफेस हो गया, तो ए बी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई। अब लाइट अंदर जाएगी तो इसे डेविएट होगी और लाइट से जाएगी। उसके बाद लाइट क्या होगी, इस फेस एसी से, अब ये क्या करेगा, ये लाइट इस फेस एसी से बाहर आएगा, आर एस से क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक, बात समझ आ गया। तो बात करते हैं यहाँ पर हमें पीक्यू क्या है, तो पीक्यू मैंने बताया था कि क्या है, तो पीक्यू हमारी एक आपतित किरण है, क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर हमारा एक अपवर्तित किरण है। ठीक, क्यू आर अंदर अपवर्तित किरण है। आर एस क्या हो गया, एक निर्गत किरण बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रिज्म का एंगल बोलते हैं जो ऊपर होता है, I1 को बोलते हैं फ्लक एपी का आपतन कोण, साइड एसी का I2 बन जाएगा निर्गत कोण, फ्लक एबी का अपवर्तन कोण हो जाएगा I1 और फ्लक एसी का आपतन कोण बन जाएगा R2। ठीक है, सारा चीज लिख लेना ऐसे करके। उसके बाद भी बताया था मैंने कि कुल विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ना, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। और, है ना, और क्या होता है, और हमें पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के इक्वल होती है। तो दोनों करके सॉल्व किया तो डेल्टा के लिए कितनी आएगी, I1 प्लस I2 प्लस माइनस ए, है ना। तो कहते हैं कि न्यूनतम विचलन के लिए, है ना, तो कभी पूछा जाए न्यूनतम विचलन के लिए, ठीक है, यानी किसके लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, यानी जब कम से कम डेविएशन हो, उस केस में क्या होता है कि आपका जो डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम की इक्वल हो जाती है,
I1 I2 दोनों इक्वल हो जाता है और लेट सपोज I के इक्वल हो गया। इस प्रकार हमें पता है कि मैंने ऊपर लिखा था कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या था I1 प्लस I2 माइनस A। दिस इम्प्लाइड अब हम लिख पाएंगे डेल्टा M को I1 प्लस I2 को लिख लो I प्लस I हो जाएगा 2I माइनस A। और I को यहाँ से निकाल लोगे है ना, कौन सी वैल्यू को निकालोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करना है यहाँ से, तो यहाँ से अगर I को निकालोगे तो हो जाएगा डेल्टा M A प्लस डेल्टा M बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा I का फॉर्मूला, इसको हम यूज करेंगे आगे भी। I की फॉर्मूला कितना हो जाएगा, I का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डेल्टा M बाई 2। ठीक, और हमें पता है कि अभी जब मिनिमम डेविएशन होगा उसमें R1 और R2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और लेट्स सपोज वो R के इक्वल है, तो हमें पता है कि R1 R2 की वैल्यू A के इक्वल होती है। दिस इंप्लाइज R की वैल्यू R1 की इक्वल होगी, R2 की इक्वल होगी और यही R की वैल्यू A बाई 2 हो जाएगी। तो हमें पता है कि सबका AB पर अपवर्तन के नियम से पता है कि साइन I बाई म्यू के लिए साइन I बाई साइन R होती है। I की जगह पुट कर देंगे A प्लस डेल्टा M बाई 2 और आप जगह पुट कर लेंगे A बाई 2। यही हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला कौन सा है, प्रिज्म का फॉर्मूला है। ठीक, फिर कह रहा था मैंने कि ये याद रखना आपका 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाएगा, अगर फॉर्मूला तो याद रख लोगे कट कर लोगे। ठीक, दूसरा याद रखना कि ये ग्राफ है ना, कि जब आपको मिनिमम डेविएशन मिलता है ये कब होता है, मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आपतन का कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाए, यानी I1 और I2 की वैल्यू इक्वल हो जाए। क्या मिलता है, उस पॉइंट पर हमें सबसे कम डेविएशन मिलता है। ठीक, और मैंने ये भी कुछ देर पे आपको बताया था कि जब कैसा कब होता है, जब आपका अंतर का रे क्यू आर है ना, क्यू आर किसके पैरेलल हो जाए, ये क्यू आर आपके नीचे वाले फेस बीसी के समांतर हो जाए, तभी ये हमें मिनिमम डेविएशन मिलता है। ठीक, और इस चीज को सिर्फ याद रखना, लिखना मत, है ना, ये जो मैंने लिखा है इसको सिर्फ याद रखना है, लिखना नहीं है। बात समझ आ गया, ये पूरा पूरा प्रूफ आपसे पूछा जाएगा।